Bismillahirrahmanirrahim. I am Rahatullah from Qaid Azam College of Nursing and Allied Health Sciences सावी। आज का हमारा चैप्टर है फर्स्ट सेमेस्टर बी जेनेरिक बीएसएन का एनाटमी का वो है मस्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो मस्कुलर सिस्टम के साथ हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर फोकस स्केलेटल मसल के ऊपर देंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होंगे इस चैप्टर के अंदर, जो मेन ऑब्जेक्टिव होंगे वो हम डिफाइन करेंगे फेसिका या फेशिया। ठीक है, इसके अलावा एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमीसियम और टेंडन, एपिनेफ्रोसिस। ठीक है, और इसके साथ साथ हम ये भी पढ़ेंगे कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स होते हैं और उन मसल्स को हम कौन से नाम देंगे और उन मसल्स का फंक्शन क्या होगी। जिस तरह के हमारे पास नेक एरिया हो गया, फेस हो गया, बैक, आर्म, लेग्स, यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स होते हैं और इन मसल्स का नाम और उनका फंक्शन, ये हमारा इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव है। तो सबसे पहला हम स्टार्ट लेते हैं इंट्रोडक्शन के। लेकिन इंट्रोडक्शन से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, एक होता है आपके पास बोन। ठीक है, ये आपके पास एक बोन है, फर्स्ट बोन, और ये आपके पास एक सेकंड बोन है। ठीक है, और ये दोनों बोन एक दूसरे के साथ जॉइंट के ऊपर मिले होते हैं। ये आपके पास एक बोन है, ये भी बोन है, और ये दोनों आपके पास जॉइंट के ऊपर कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अब जॉइंट का काम होता है कि वो मूवमेंट में हेल्प आउट कर देते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आपके बॉडी में बोन भी मौजूद हो, जॉइंट भी मौजूद हो, लेकिन अगर मसल्स नहीं है तो बगैर मसल्स के मूवमेंट नहीं हो सकता। ठीक है, बगैर मसल्स के मूवमेंट नहीं हो सकता, यानी मूवमेंट के लिए हमारे पास बोन भी, जॉइंट भी और उसके साथ मसल्स का होना लाजमी है। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि बोन एंड जॉइंट डू नॉट प्रोड्यूस मूवमेंट। मूवमेंट तो प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ मसल्स का होना लाजमी होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल स्टार्ट में एक एमसीक्यूज आपके सामने पड़ा है। एमसीक्यूज होगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। ऑप्शन नंबर ए बोन, ऑप्शन नंबर बी जॉइंट, और ऑप्शन नंबर सी मसल्स, और ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अभी आप लोगों का मर्जी है। मैंने आपको बताया कि मूवमेंट के लिए बोन का भी, जॉइंट का भी और इसके साथ साथ मसल्स का होना भी लाजमी है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि द ह्यूमन बॉडी हैज़ मोर देन 600 इंडिविजुअल मसल्स, कि अगर ये भी एमसीक्यूज है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने मसल होते हैं, 600 मसल्स होते हैं तादाद के लिहाज से। लेकिन अगर बोन के बारे में पूछा जाए तो बोन होता है 206 बोन, 206 बोन एडल्टहुड में। लेकिन अगर चाइल्ड मतलब न्यू बर्न के अंदर अगर हम बात करें तो वो हमारे पास 350 होते हैं। ठीक है, वो लेकिन वो बोन नहीं, वो कार्टिलेज फॉर्म में होते हैं। ठीक है, याद रखें, जो बोन्स होते हैं ना, बोन्स वो होते हैं आपके पास 206 एडल्ट स्टेज में। लेकिन अगर आप चाइल्ड स्टेज के अंदर बात करें तो वो होती है 350 बोन। ठीक है, लेकिन अगर मसल्स की बात करें तो वो कितने होते हैं, 600 मसल्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, इसके अलावा ये पॉइंट भी याद रखें, ये 2 एमसीक्यूज इसके साथ साथ और भी होनी चाहिए कि बॉडी का स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सा है, ये भी एक एमसीक्यूज है। बॉडी का लार्जेस्ट मसल्स क्या है, ये भी एक एमसीक्यूज है। ठीक है, इन दोनों को याद रखें। आप लोग गूगल में सर्च करें कि स्मॉलेस्ट मसल्स कौन सा है और लार्जेस्ट मसल्स कौन सा है। और मैं भी इसी स्लाइड के मतलब जैसे हम आगे जाएंगे तो हम आगे पढ़ेंगे कि स्मॉलेस्ट मसल कौन सा है, लार्जेस्ट मसल कौन सा है। लेकिन आप लोग गूगल में भी सर्च करें कि वहाँ पर आपको क्या जवाब मिल रहा है। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें कि मसल काज बोन and muscle cause bone and support structure to move by alternating between contraction and relaxation। जिस तरह की अभी हमने बात की कि देखिए आपके पास मिसाल के तौर पर बोन्स है और ये आपके पास क्या है, मसल्स है। ठीक है, दिस आर मसल्स एंड दिस आर द बोन। ठीक है, अब ये मसल्स इस बोन के साथ कनेक्ट होता है, ये मसल्स इस बोन के साथ कनेक्ट होता है बाय मीन्स ऑफ टेंडन। किस चीज़ के ज़रिए, टेंडन के ज़रिए। ठीक है, मसल्स और बोन एक दूसरे के साथ टेंडन के ज़रिए कनेक्ट होते हैं, ये भी एमसीक्यूज है। ठीक है, बोन और बोन एक दूसरे के साथ लिगामेंट के ऊपर अटैच होते हैं, लेकिन बोन और मसल्स एक दूसरे के साथ टेंडन के ऊपर अटैच होते हैं, ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखें। अब जब ये टेंडन कंट्रैक्ट होगा, जब ये टेंडन कंट्रैक्ट होगा
तो मसल्स कंट्रैक्ट हो गए, मसल कंट्रैक्ट हो गए तो बोन मूवमेंट शो करेगा। इसी तरह अगर मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे तो टेंडन रिलैक्स हो जाएगा तो बोन फर्दर मूवमेंट करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये बोन जो मूवमेंट करता है ना, ये एक्चुअली ये मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ मसल्स के ऊपर, यहाँ पर लिखा है कि मसल हैज़ द एबिलिटी, मसल्स के अंदर ये एबिलिटी सलाहियत मौजूद है टू कंट्रैक्ट, कि वो कंट्रैक्ट हो जाए, परमिटिंग मसल टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। और जब मसल्स आपके पास कंट्रैक्ट हो जाते हैं तो इस कंट्रैक्शन के रिज़ल्ट में मुख्तलिफ़ किस्म की फ़ंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। वो कौन कौन सा फंक्शन है? वो फंक्शन है मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में हमारे पास मोमेंट पैदा होती हैं। ठीक है, अभी जो जिस तरह के हम नॉर्मल मूवमेंट करते हैं वो क्योंकि वो नॉर्मली मसल्स कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। दूसरी बात स्टेबिलिटी का भी है। ठीक है, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर मसल्स ना होते, ठीक है, और डायरेक्ट हमारा बोन टू द जॉइंट कनेक्ट होता तो मूवमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन फिर वो जंपिंग मैनर में होता। ठीक है, कौन सा मैनर? जंपिंग मैनर के अंदर। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग एंड पैसेज, इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है, देखिए आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों ने डिटेल के साथ पढ़ा होगा। ठीक है, कि आपके पास क्या होता है? एसोफेगस, एसोफेगस के साथ यहाँ पर आप क्या होते हैं? स्टमक होते हैं, और एसोफेगस और स्टमक के माबेन एक स्पिंचर होता है जिसको कार्डियक स्पिंचर कहते हैं, और यहाँ स्टमक और इंटेस्टाइन के माबेन एक स्पिंचर होते हैं जिसको कहते हैं पाइलोरिक स्पिंचर। तो ये जो स्पिंचर नहीं है, ये मसल से बनना होते हैं। कौन से मसल से? स्मूथ मसल से। और इन स्पिंचर का काम ये है कि जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो फूड मूवमेंट में अलाउ करते हैं। मिसाल के तौर पर जब यहाँ के कार्डियक स्पिंचर रिलैक्स हो जाए तो फूड जाएगा फ्रॉम द एसोफेगस टुवर्ड द स्टमक। ठीक है, लेकिन अगर ये एक बार कंट्रैक्ट हो जाए तो फिर ये दोबारा स्टमक से फूड एसोफेगस की तरफ नहीं जा सकती। इसी तरह पाइलोरिक स्पिंचर, यहाँ पर भी स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, पाइलोरिक स्पिंचर का काम यह है कि अगर ये रिलैक्स हो जाए तो स्टमक से फूड जाएगा टुवर्ड द इंटेस्टाइन, लेकिन अगर ये कंट्रैक्ट हो जाए तो फूड इंटेस्टाइन से स्टमक की तरफ नहीं जा सकती। तो सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये बता दूंगी कि हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की ओपनिंग होती है, जिस तरह की कार्डियक स्पिंचर हो गया, इसके अलावा पाइलोरिक स्पिंचर हो गया, इसके अलावा जो यूरेथ्रा के अंदर होती है यूरेथ्रल ओपनिंग हो गया। तो इन सारे की ओपनिंग और क्लोजनिंग में मसल्स का रोल है। इसके अलावा हीट प्रोडक्शन में भी उसका रोल है। हीट प्रोडक्शन में किस तरह रोल है? जिस तरह कि हम अपने स्केलेटल मसल्स को, बाइसेप्स मसल्स को और ट्राइसेप्स मसल को जब हम कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं तो उसकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होते हैं। क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि इन मसल्स में हमारे पास मेटाबॉलिज्म होता है और कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में वो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। और आपको पता है कि मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होते हैं। जब हीट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ द मसल्स, तो आपको पता है कि मसल्स का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है मोमेंट। क्या है? मोमेंट। और आपको पता है ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए कि मसल्स को हमने बेसिकली 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। एक होता है स्केलेटल मसल, एक होता है स्मूथ मसल, एक होता है कार्डियक मसल। अगर कभी एमसीक्यूज दिया जाए कि एमसीक्यू मसल्स की ब्रॉडर क्लासिफिकेशन कितने कैटेगरीज में किया गया है? 1 2 3 4, तो 3। और कौन कौन से? स्केलेटल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। ठीक है, अब हम आते हैं स्केलेटल मसल के ऊपर। स्केलेटल मसल अटैच टू बोन बाय टेंडन। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज कि याद रखिए स्केलेटल मसल हमेशा बोन के साथ अटैच होगा टेंडन के ज़रिए। अगेन देखा जाए, फॉर एग्जांपल ये बोन है और ये आपके पास स्केलेटल मसल है, तो ये स्केलेटल मसल इस बोन के साथ किस चीज़ के ऊपर अटैच होगा? टेंडन के ऊपर अटैच होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, कि क्रॉस जॉइंट सो व्हेन दे कंट्रैक्ट बोन दे अटैच टू मूव। जाहिर सी बात है कि फॉर एग्जांपल जब ये मसल्स कंट्रैक्ट होगा तो टेंडन कंट्रैक्ट होगा। जब टेंडन कंट्रैक्ट होगा तो आपके पास जॉइंट के ऊपर बोन जिस जॉइंट के ऊपर मिला है, वट एवर जो भी जॉइंट है, तो उसकी रिजल्ट में बोन मूवमेंट करेगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें स्मूथ मसल की,
फाउंड इन आर्गन वाल, ये अक्सर आर्गन के वाल में होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल कहाँ कहाँ पर होते हैं, जिस तरह की हम बात करें लंग्स की, तो लंग्स भी स्मूथ मसल से बना होती है। अगर हम बात करें स्टोमक की, तो स्टोमक इज मेड फ्रॉम स्मूथ मसल। अगर हम बात करें पेंक्रियास की, लीवर की, तो ये सारे आर्गन किससे बने होते हैं, ठीक है, ये आपके पास बने होते हैं किस चीज़ से, स्मूथ मसल से, ठीक है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज याद रखें कि जो डायाफ्राम्स होते हैं, डायाफ्राम, चल इसका जवाब आप लोग मुझे दे, या आप लोगों का सरप्राइज है, गूगल में सर्च करिए, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि डायाफ्राम कार्डियक मसल से बना है या स्मूथ मसल से बना है या स्केलेटल मसल से बना है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में दे कि डायाफ्राम कौन से मसल से बना है, आप लोग गूगल में सर्च करें, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोग मुझे ये भी बताएं कि टंग, टंग नहीं है ज़बान, ज़बान कौन से मसल से बना है, चलिए मैं बताता हूँ। ज़बान जो है ना, टंग, ये बना होते हैं स्केलेटल मसल से। अब लॉजिक को देखिए, टंग बना है स्केलेटल मसल से, तो डायाफ्राम कौन से मसल से बना होगा, इसका जवाब आप लोग दें, ठीक है। अब हम आते हैं स्मूथ मसल, तो हमारे अक्सर आर्गन के वाल में भी होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, मिसाल के तौर पर जो हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, दिस आर द ब्लड वेसल्स, मिसाल के तौर पर कोई आर्टरीज है, वेन है, जो भी है, तो इस आर्टरीज या वेन, सिंपल अल्फाज में इस ब्लड वेसल्स के वाल में क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं। इस ब्लड वेसल्स के वाल में क्या होते हैं, स्मूथ मसल। अब सवाल यह है कि यहाँ पर स्मूथ मसल्स का फंक्शन क्या है, यहाँ पर स्मूथ मसल का फंक्शन ये है, ठीक है, इसको नोट कर दे। इसका फंक्शन ये है, मिसाल के तौर पर ये एक ब्लड वेसल्स का नॉर्मल साइज है, इसका काम है स्मूथ मसल्स का कि इसको ब्लड वेसल्स को डायलेट भी कर सकते हैं, जिसको कहते हैं वाजो डायलेशन। इसका डायमीटर अभी इंक्रीज हो गया, ठीक है, और साथ साथ इसका और फंक्शन भी है कि ये कभी कभार मसल्स को कंस्ट्रिक्ट भी करता है। इन स्मूथ मसल्स का काम है वाजो डायलेशन एंड वाजो कंस्ट्रिक्शन। वाजो डायलेशन का मतलब ब्लड वेसल्स के डायमीटर को इंक्रीज करना, वाजो कंस्ट्रिक्शन का मतलब ब्लड वेसल्स के डायमीटर को डिक्रीज करना, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं कार्डियक मसल, प्रोड्यूस आर्टिकुल एंड वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, दिस पंप ब्लड फ्रॉम द हार्ट इनटू द ब्लड वेसल्स। इसका मतलब क्या है, देखिए ये आपके पास हार्ट से, लेट सपोज दिस आर द हार्ट, और ये हार्ट के 4 चैम्बर है, दिस इज आरिकल, राइट आरिकल, दिस इज लेफ्ट आरिकल, ठीक है, दिस इज राइट वेंट्रिकल फॉर एग्जांपल, और ये आपके पास है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 4 पार्ट है, राइट आरिकल, लेफ्ट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब बात को समझे, ये जो हार्ट सवाल है ना, यहाँ पर आपके पास क्या होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, क्या होते हैं, सारी कार्डियक मसल्स होते हैं, क्या होते हैं, कार्डियक मसल। इन कार्डियक मसल्स का काम ये है कि जब ये कार्डियक मसल्स कंट्रैक्ट होगा या रिलैक्स होगा, तो इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में, इनकी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के रिजल्ट में ये आरिकल या ये वेंट्रिकल क्या होगा, कंट्रैक्ट होगा, और इसके ज़रिए से इसे ब्लड पंप होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट अगेन देखें कि हमारे पास क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर ये हार्ट से, दिस आर राइट आरिकल, दिस आर लेफ्ट आरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एवोर्टा निकला होता है, ठीक है। अब जब राइट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड जाएगा थ्रू एवोर्टा टू द होल बॉडी। लेकिन ये वेंट्रिकल क्यों कंट्रैक्ट हो गया, क्योंकि इसी वेंट्रिकल्स के वाल्स के ऊपर कौन से मसल्स होते थे, कार्डियक मसल्स होते थे, और कार्डियक मसल की कंट्रैक्शन के रिजल्ट में ब्लड जो है ना वो पंप हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं फंक्शन ऑफ द मसल। दूसरा फंक्शन होता है स्टेबिलिटी, मूवमेंट को तो हमने डिफाइन किया, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी किस तरह, होल्ड बोन टाइटली टुगेदर, होल्ड बोन टाइटली टुगेदर, स्टेबलाइज जॉइंट। इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर ये भी एक बोन है, ये भी एक बोन है, ठीक है, और ये थ्रू जॉइंट मिले होते हैं। अब इसके साथ मसल्स कनेक्ट होते हैं, क्या, मसल्स। इस मसल्स का फ़ायदा ये है कि इस बोन को उसने स्टेबिलिटी दी है, क्या दी है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब कि उसने इस बोन को अपना नॉर्मल पोजीशन मेंटेन दिया गया है, ठीक है। अब उसने एक यहाँ पर बात की गई है वर्टिब्री की, ठीक है। जिस तरह के हमारा वर्टिब्रल कॉलम होता है, तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर वर्टिब्री होती हैं, इसी तरह के वर्टिब्री होती है, ठीक है। और इस वर्टिब्री के लिए, इस वर्टिब्री की जो पोजीशन है किसने मेंटेन किया होगा, मसल्स ने मेंटेन किया होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपके पास स्टेबिलिटी है, ठीक है।
अब अगर हम बात करें फंक्शन ऑफ मसल, कंट्रोल ऑफ बॉडी ओपनिंग एंड स्पिंचर, ये भी हमने डिफाइन किया। अब यहाँ पर डिटेल के साथ बात की गई है। वो कहते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जितना भी स्पिंचर है, मिसाल के तौर पर यूरेथ्रल स्पिंचर। अब यूरेथ्रल स्पिंचर का क्या काम है? यूरेथ्रल स्पिंचर क्या है? देखिए फॉर एग्जांपल ये आपके पास क्या है, दिस आर द ब्लैडर, ठीक है। इस ब्लैडर के अंदर यूरिन होता है और यहाँ पर जो स्पिंचर होते हैं, स्पिंचर को कहते हैं यूरेथ्रल स्पिंचर, ठीक है। अब स्पिंचर का काम है कि ये यूरिन को कंट्रोल करते हैं। जब यूरिन ब्लैडर से जाएगा टुवर्ड्स यूरेथ्रा, तो इस यूरिन को कंट्रोल करता है कौन? ये यूरेथ्रल ओपनिंग। और इस यूरेथ्रल ओपनिंग के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। जब स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट होगा तो यूरिन बाहर की तरफ नहीं जाएगा। जब ये यूरेथ्रल स्पिंचर के अंदर स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाए तो ब्लैडर से यूरिन जाएगा टुवर्ड यूरेथ्रा एंड देन टुवर्ड पीनस एंड देन एक्सक्रीट आउट थ्रू, ठीक है, यूरेथ्रा ओपनिंग। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें, कहते कि वालू लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय मसल कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द पैसेज, ठीक है। ये तो हमने यूरेथ्रल स्पिंचर की बात की। इसी तरह जो हमने कार्डियक स्पिंचर और पाइलोरिक स्पिंचर की बात की, तो उनका भी ये फंक्शन होता है कि इन और सब्सटेंस के इन और आउट होने में कंट्रोल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर कोई स्पिंचर है, ठीक है, अब कोई भी स्पिंचर है, इस स्पिंचर का काम है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पे फ्लूइड इन होता है, इसको भी कंट्रोल करते हैं, और अगर यहाँ से फ्लूइड आउट होता है तो भी उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। अच्छा, मसल्स का एक और फंक्शन भी पढ़ते हैं हम, हीट प्रोडक्शन। मैंने पहले भी बात की आपको कि देखिए नॉर्मली मसल के अंदर मेटाबॉलिज्म होते हैं और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज के दौरान मसल्स की इस्तेमाल ज़्यादा होती है। जब मसल्स की यूज़ ज़्यादा होगी तो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा होगा। जब कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन ज़्यादा होगी तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी। जब मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा और इसी तरह हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, ठीक है। हीट इज रिलीज व्हेन मसल्स कंट्रैक्ट, ये भी एमसीक्यूज है, ठीक है। दिस आर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हीट तब पैदा होगा जब मसल्स कंट्रैक्ट होगा। यहाँ पर स्लाइड में एमसीक्यूज दिए गए हैं, वो भी हम देखेंगे, ट्रू फॉल्स। याद रखें एमसीक्यूज दिएगा कि हीट इज प्रोड्यूस इज इन द मसल एज ए रिजल्ट ऑफ ऑप्शन नंबर ए कंट्रैक्शन, ऑप्शन नंबर बी रिलैक्सेशन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए बी, या ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दिस ट्रू, ठीक है। हीट हमेशा प्रोड्यूस होगा जब मसल्स कंट्रैक्ट होगी, रिलैक्सेशन पे हीट्स प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। हेल्प द बॉडी मेंटेन नॉर्मल टेम्परेचर, अब इनका काम क्या है? जब मसल कंट्रैक्ट होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा और इनका काम यह है कि बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करना। मूविंग योर बॉडी कैन मेक यू वार्मर इफ़ यू आर कोल्ड, जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में अगर आप थोड़ा भी एक्सरसाइज करें तो काफ़ी स्वेटिंग्स आपसे होती है, आपका टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स की मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होती है और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में हीट ज़्यादा होती है, इसलिए आपके ऊपर स्किन के ऊपर हाई टेम्परेचर फील होते हैं, ठीक है। तो हीट प्रोडक्शन में भी हेल्प देते हैं। अच्छा, ये एमसीक्यूज़ है। इस एमसीक्यूज़ को अगर हम ज़रा देखें, ये आप लोग इसका आप लोग मुझे करेक्ट आंसर बता दें। स्केलेटल मसल आर अटैच टू बोन बाय लिगामेंट, ये जो एमसीक्यूज़ है ये मैं कहता हूँ कि ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि हमने बात की कि स्केलेटल मसल्स हमेशा बोन के साथ टेंडन पे अटैच होगा। लिगामेंट का तो काम ये है कि ये बोन टू बोन कनेक्ट होने में हेल्प देते हैं, लेकिन मसल्स और बोन कनेक्ट हो गए और टेंडन के ज़रिए से। एमसीक्यूज नंबर 2 है कंट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल प्रोड्यूस मोमेंट ऑफ आर्गन कंटेक्ट, और ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि हमने अभी पढ़ा, ठीक है। एमसीक्यूज है कार्डिक मसल प्रोड्यूस आर्टियल एंड वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, अभी हमने पढ़ा बिल्कुल कि जब कार्डिक मसल कंट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, तो हार्ट के जो आर्ट्रिकल है, वेंट्रिकल है, वो भी कंट्रैक्ट हो गए। जब वो कंट्रैक्ट हो गए तो ब्लड पंप होगा, तो ये बिल्कुल जो है ना हमारे पास ट्रू है। एक और एमसीक्यूज है स्पिंचर कंट्रोल मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस आउट ऑफ द पैसेज, देखिए ज़रूरी नहीं है, हमने बात की कि स्पिंचर का काम है कि वो सब्सटेंस का इन और आउट दोनों कंट्रोल करता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि सिर्फ आउट लिखा है तो एक हद तक 50% करेक्ट है क्योंकि आउट भी उसका फंक्शन है, लेकिन इन का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसको हम फॉल्स करेक्ट करते हैं क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पर मिस है। लेकिन अगर देखा जाए तो एक हद तक ठीक भी है क्योंकि आउट का वर्ड तो ठीक है। यहाँ पर लिखे कि हार्ट इज रिलैक्स
सॉरी, हीट इज़ रिलीज एज मसल रिलैक्स। तो जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, ये MCQs है, हमेशा हीट प्रोड्यूस होगा तब जब मसल्स कंट्रैक्ट होगी। तो ये जो MCQs है, लास्ट MCQs, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि हीट तब पैदा होगा जब मसल्स रिलैक्स हो जाए, और ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है, हाँ, ये कुछ MCQs थे, जितना स्लाइड हमने पढ़े उसके रिलेटेड MCQs थे। ठीक है, आप लोग खुद भी इसके ऊपर ट्राई कर लें। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट वन फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, बाहर के आप लोग इसके ऊपर जो है ना ट्राई कर दें। प्रॉपर्टीज ऑफ मस्कुलर टिश्यू। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मस्कुलर टिश्यू जो है ना, 4 प्रॉपर्टीज़ है किस चीज़ की, मस्कुलर टिश्यू की। फर्स्ट वन जो है वो है इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, सेकंड वन इज़ कंट्रैक्टिलिटी, थर्ड वन इज़ एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। अब इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि देखिए ये आपके पास लेट सपोज एक न्यूरॉन है, क्या है, दिस इज़ द न्यूरॉन। ठीक है, और ये आपके पास फॉर एग्जांपल मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है। तो इस न्यूरॉन और मसल्स के माबेन जो जंक्शन है इसको कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। याद रखें, अब कुछ कुछ केमिकल्स आ जाते हैं इस न्यूरॉन से इस मसल्स की तरफ, और इसकी रिज़ल्ट में ये जो मसल सेल्स है, स्केलेटल मसल सेल, ये एक्टिवेट हो जाता है इलेक्ट्रिकली, और इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकली एक्साइटेबिलिटी। इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी ये एक प्रॉपर्टीज़ है मस्कुलर टिश्यू का। उसका क्या मतलब कि जब न्यूरॉन से जो मैसेज आया उसकी रिज़ल्ट में अगर हमारा मसल्स एक्टिवेट हो जाए तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी। दूसरा होता है कंट्रैक्टिलिटी। कंट्रैक्टिलिटी का मतलब क्या, कि जब एक बार मसल्स स्टिमुलेट हो गए तो इसकी रिजल्ट में अगर वो कंट्रैक्ट हो जाए, क्या हो जाए, कंट्रैक्ट हो जाए, तो इसको कहते हैं कंट्रैक्टिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का क्या मतलब, देखिए एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब ये है कि उसके नॉर्मल लेंथ से उसका लेंथ इंक्रीज हो गया। मिसाल के तौर पर ये मसल्स का नॉर्मल लेंथ था, लेकिन जब वो कंट्रैक्ट हो गया तो इसी मसल्स की जो लेंथ है वो इंक्रीज हो गया, और ये एक्सटेंसिबिलिटी है। एक्सटेंसिबिलिटी का मतलब एक्सटेंशन से निकला है, उसकी नॉर्मल से लेंथ बढ़ जाता है। ठीक है, और ये जो लास्ट वन है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास एक मसल्स है और मसल्स कंट्रैक्ट हो गया तो उसका लेंथ चेंज हो गया, लेकिन उसके बाद अगर वो फिर दोबारा अपना ओरिजिनल पोजीशन गेन कर सकता है तो इसको कहते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का मतलब होता है लचक। लचक का मतलब ये है कि अगर वो अपना नॉर्मल पोजीशन चेंज करे और वो दोबारा अपनी असली पोजीशन में आ जाए तो ये होता है इलास्टिसिटी। तो ये 4 ऑप्शन आप याद रखें कि 4 प्रॉपर्टीज़ है, इलेक्ट्रिकल एक्साइटेबिलिटी, कंट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। ये 4 प्रॉपर्टीज़ है किस चीज़ की, मस्कुलर टिश्यू की। ठीक है, अगर यहाँ पर हम देखा जाए टाइप ऑफ मसल टिश्यू तो हम देखते हैं मसल सेल। ठीक है, एक होते हैं मायोसाइट कार्ड मसल फाइबर। याद रखिए MCQs इंपॉर्टेंट है। एक सिंगल मसल सेल को आप मायोसाइट भी कह सकते हैं और मसल्स फाइबर भी कह सकते हैं। समझ आई ना, एक सिंगल मसल सेल, मिसाल के तौर पर दिस इज द सिंगल मसल सेल, वी कैन कॉल टू इट मायोसाइट और मसल फाइबर। ठीक है, इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि मिसाल के तौर पर ये मसल सेल, तो मसल सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड सर्कोलीमा, लेकिन इसी मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको कहते हैं सर्कोप्लाज्म, उसको कहते हैं सर्कोप्लाज्म। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मसल स्केलेटल मसल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसको कहते हैं सर्कोलीमा, लेकिन उसके साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं सर्कोप्लाज्म। दूसरा होते हैं मायोफाइब्रिल, लॉन्ग स्ट्रक्चर इन सर्कोप्लाज्म, अरेंजमेंट ऑफ फिलामेंट इन मायोफाइब्रिल प्रोड्यूस स्टेरिएशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है MCQs के लिए, याद रखिए। फॉर एग्जांपल कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि अगर ये मसल्स है तो इस मसल्स के अंदर स्टेरिएशन होते हैं, क्या, स्टेरिएशन, इसी तरह के स्टेरिएशन होते हैं। ये स्टेरिएशन किस चीज़ की वजह से, मायोफाइब्रिल की वजह से,
और मायोफाइब्रिल क्या है आपको पता है? मायोफाइब्रिल इसी तरह प्रोटीन फिलामेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड मायोफाइब्रिल। मसल्स के अंदर इसी तरह के प्रोटीन फिलामेंट होते हैं जिसको हम कहते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। और इस मायोफाइब्रिल की वजह से जो मसल सेल के अंदर स्टेरिएशन होते हैं वो स्टेरिएशन एक्चुअली इसी मायोफाइब्रिल की वजह से। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज के लिए कि मसल्स के अंदर स्टेरिएशन की रीज़न क्या है? मायोफाइब्रिल और मायोफिलामेंट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर देखा जाए टाइप ऑफ मसल टिश्यू, एक होते हैं स्केलेटल, एक होते हैं स्मूथ, एक होते हैं कार्डिक। सबसे पहला मेजर लोकेशन कि ये कहाँ कहाँ पर मौजूद होते हैं। तो स्केलेटल मसल बोन के साथ भी और जो फेस का स्किन है वहाँ पर मौजूद होते हैं, यानी अगर अक्सर बोन के साथ भी स्केलेटल मसल अटैच होते और जो हमारा फेशियल स्किन है यहाँ पर भी मौजूद होते हैं। अगर स्मूथ मसल की बात करें तो ये हमारे पास अक्सर जो आर्गन्स होते हैं, हलो आर्गन, वहाँ पर भी मौजूद होते हैं और ब्लड वेसल्स के वाल में भी मौजूद होते हैं, जो इससे पहले स्लाइड में हमने पढ़ा, जो वाजो कंस्ट्रिक्शन और वाजो डायलेशन में हेल्प देते हैं। आइरस, आइरस जो हमारा आई है ना, आई, ये आई का जो कलर पोर्शन है इसको हम कहते हैं आइरस। इस आइरस के अंदर एक ओपनिंग होती है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास आई है, दिस इज द आइरस। इस आइरस के अंदर एक ओपनिंग होता है जिसको हम कहते हैं प्यूपल। ठीक है, तो आइरस के अंदर भी हमारे पास क्या होते हैं? स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है। अगर कार्डिक मसल, तो कार्डिक मसल हार्ट के वाल में होते हैं, आरिकल वाल में, वेंट्रिकल के वाल्स में होते हैं। ठीक है। अच्छा, स्केलेटल मसल की बात करते हैं। स्केलेटल मसल का फंक्शन क्या है? अगर वो बोन के साथ है तो बोन के साथ वो मूवमेंट में हेल्प देगा। अगर स्केलेटल मसल बोन के साथ अटैच है तो मूवमेंट में हेल्प देगा। अगर वो फेस के स्किन के साथ अटैच है तो वो फेशियल एक्सप्रेशन में हेल्प देगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम स्मूथ मसल की बात करें तो स्मूथ मसल अगर हालू आर्गन में मौजूद है तो उस आर्गन की मूवमेंट में हेल्प देगा, लेकिन अगर ब्लड वेसल्स में मौजूद है तो वाजो कंस्ट्रिक्शन और वाजो डायलेशन में हेल्प करेगा स्मूथ मसल। ठीक है। अगर स्मूथ मसल्स आर्गन के अंदर मौजूद है तो आर्गन की मूवमेंट, लेकिन अगर स्मूथ मसल्स ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद है तो वो आपके पास वाजो कंस्ट्रिक्शन और वाजो डायलेशन में हेल्प देगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें कार्डिक सेल का, कार्डिक मसल का, तो कार्डिक मसल कहाँ पर होते हैं? हार्ट के वॉल्स में, आरिकल वेंट्रिकल में। उसका काम क्या है? ब्लड को पंप करता है फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स द बॉडी। ठीक है। अच्छा, जो स्केलेटल मसल्स होते हैं ये वॉलेंट्री, वॉलेंट्री का मतलब हमारे मर्जी के साथ वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, लेकिन जो स्मूथ मसल्स है ये इनवॉलेंट्री, हमारे इख्तियार में नहीं हुए। ठीक है। वो इनवॉलेंट्री मतलब ब्रेन उसको ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट और रिलैक्स होने में हेल्प देते हैं। लेकिन अगर कार्डिक की बात करें तो ये भी इनवॉलेंट्री। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको दिया होगा कि स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स है, वॉलेंट्री है या इनवॉलेंट्री है। ठीक है। या कभी कभार एमसीक्यूज दिया जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज वॉलेंट्री मसल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मसल इज वॉलेंट्री मसल, मतलब दर्जा झेल में से कौन सा मसल है जो कि वॉलेंट्री मसल है। तो उसमें आपके पास स्केलेटल भी होगा, स्मूथ भी होगा, कार्डिक भी होगा और ऑप्शन नंबर डी ऑल होगा। चूंकि वॉलेंट्री मसल स्केलेटल मसल है, ये बाकी दो इनवॉलेंट्री है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अच्छा, टाइप ऑफ मसल टिश्यू, स्केलेटल मसल्स हमने बात की, स्केलेटल मसल्स होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं और कार्डिक मसल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलेटल मसल की। मसल फाइबर रिस्पॉन्स टू द न्यूरो ट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन का स्केलेटल मसल टू कंट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हमने बात की कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास स्केलेटल मसल्स के रिसेप्टर हैं और यहाँ पर कोई न्यूरॉन मौजूद है। क्या मौजूद है? न्यूरॉन, नर्व्स। तो यहाँ से केमिकल्स आ जाता है और इस केमिकल का नाम है एसिटाइलकोलिन। ठीक है। और एसिटाइलकोलिन जब इसी मसल के रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाते हैं तो स्केलेटल मसल या कंट्रैक्ट हो, तो स्केलेटल मसल क्या होगा? कंट्रैक्ट होगा। अब एमसीक्यूज होगा कि स्केलेटल मसल्स की कंट्रैक्शन में, स्केलेटल मसल की कंट्रैक्शन में जो केमिकल्स इन्वॉल्व है उसका नाम क्या है? एसिटाइलकोलिन। और याद रखें ये न्यूरॉन से क्या होगा? सीक्रेट होगा। इट विल बी सीक्रेटेड फ्रॉम नर्व सेल, न्यूरॉन। और फिर ये आएगा हमारे स्केलेटल मसल सेल पे अटैच होगा और फिर स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट, स्केलेटल मसल सेल क्या होगा? वो कंट्रैक्ट होगा इसकी रिजल्ट में। बात समझ में आई ना?
अच्छा, फिर लिखा है फॉलोइंग कंट्रेक्शन मसल रिलीज द एंजाइम एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज ब्रेक डाउन एसिटाइल कोलिन एंड अलाउ मसल टू रिलैक्स। जाहिर सी बात है, अभी हमने बात की कि मिसाल के तौर पर ये स्केलेटल मसल्स का रिसेप्टर है और यहाँ पर नर्व सेल्स है, यहाँ से एक केमिकल आया एसिटाइल कोलिन, यहाँ पर अटैच हो गया और इसी सेल ने अपना फंक्शन स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये सेल्स नहीं है, स्केलेटल मसल सेल, ये एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है। इस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज और इस एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज का काम ये है कि ये इस एसिटाइल कोलिन मालिक्यूल को डीनेचर करता है, इनएक्टिव करता है, ब्रेक करता है। और इसी वजह से जब एसिटाइल कोलिन ब्रेक होगा तो फिर हमारा मसल्स रिलैक्स होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर दे ध्यान में, एसिटाइल कोलिन्स आएगा न्यूरॉन से, नर्व सेल से, और अटैच होगा स्केलेटल मसल सेल से। लेकिन एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज जो एंजाइम है ये हमारा स्केलेटल मसल सेल पैदा करता है, किसके खिलाफ? एसिटाइल कोलिन के खिलाफ, ताकि एसिटाइल कोलिन को ख़त्म करे और दोबारा मसल जो है ना वो रिलैक्स हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं टाइप ऑफ मसल टिश्यू, स्मूथ मसल टिश्यू, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। ठीक है, इन द आइरस ऑफ द आई एंड वॉल ऑफ द ब्लड वेसल रिस्पॉन्स टू न्यूरो ट्रांसमीटर एंड हार्मोन। ठीक है, देखिए ये हमारे पास क्या है, आई है, ये हमारे पास क्या है, आई है। तो आई का जो आयरस होते हैं वहाँ पर स्मूथ मसल्स होते हैं। ठीक है, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल। और ये हमारे पास ब्लड वेसल्स होते हैं, तो ब्लड वेसल्स के वाल में भी क्या होती है, मल्टी यूनिट स्मूथ मसल्स। और याद रखें ये स्मूथ मसल कब कंट्रैक्ट होगा, कब रिलैक्स होगा, जब न्यूरो ट्रांसमीटर आ जाए। न्यूरो ट्रांसमीटर का मतलब वो केमिकल जो न्यूरॉन से आता है, न्यूरो ट्रांसमीटर वो केमिकल जो न्यूरॉन से आता है। या जब हार्मोन आ जाता है तो न्यूरो ट्रांसमीटर और हार्मोन जब आ जाते हैं तो यही आइरस के अंदर मौजूदा स्मूथ मसल ये भी अपना एक्टिविटीज़ शो करेगा, या ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स है वो भी अपना एक्टिविटीज़ शो करेगा, लेकिन तब जब न्यूरो ट्रांसमीटर और हार्मोन आपके पास आ जाए। ठीक है, अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ मसल टिश्यू स्मूथ मसल, पेरास्टालिसिस, रिथमिक कंट्रैक्शन एंड पुश सब थ्रू द ट्यूब ऑफ द बॉडी। देखिए इसका मतलब क्या है, मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, एसोफेगस है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है, स्टमक से। दिस आर द पाइलोरी स्पिंचर। ठीक है, अब जब एक फूड आएगा मौत से स्टमक के जरिए किस चीज़ में, स्टमक के अंदर, एसोफेगस को क्रॉस करेगा और फिर आ जाएगा कार्डियक स्पिंचर के थ्रू और फिर आ जाएगा स्टमक पे। तो ये जो फूड फ्रॉम द एसोफेगस आ रहा होता है कहाँ पर, स्टमक के अंदर, तो ये इसी तरह मूवमेंट करता है। ठीक है, इस एसोफेगस के अंदर इसी तरह मूवमेंट करती हैं और इस मूवमेंट को कहते हैं पेरास्टालिसिस। और याद रखें ये पेरास्टालिसिस एक इनवॉलेंट्री, ये जो एसोफेगस के अंदर मसल्स मौजूद होते हैं वो इनवॉलेंट्री कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं, इनवॉलेंट्री कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि ये जो हमारे पास एसोफेगस है, इस एसोफेगस के अंदर सर्कुलर मसल्स भी मौजूद होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल भी मौजूद होते हैं, सर्कुलर स्मूथ मसल एंड लॉन्गिट्यूडनल। और इन दोनों का काम है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जो कि एक्चुअल हम उसके लिए एक स्पेशल वर्ड्स यूज़ करते हैं, पेरास्टालिसिस। ठीक है, दूसरा है न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ स्मूथ मसल कंट्रैक्शन एसिटाइल कोलिन एंड नार एपिनेफ्रॉन विल काज आर इनहिबिट कंट्रैक्शन डिपेंड ऑन स्मूथ मसल टाइप। देखिए दो तरह के न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, एक होता है एसिटाइल कोलिन, दूसरा होता है नार एपिनेफ्रॉन। तो ये जो दोनों है, चाहे एसिटाइल कोलिन है या नार एपिनेफ्रॉन है, ये हमारा स्मूथ मसल को कंट्रैक्ट भी कर सकते हैं और रिलैक्स भी करते हैं, डिपेंड करते हैं कि ये कौन सा स्मूथ मसल्स है। लेकिन इतना याद रखें कि अगर एमसीक्यूज में दिया जाए कि कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि स्मूथ मसल की कंट्रैक्शन या रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, तो वो एसिटाइल कोलिन भी हो सकता है और नार एपिनेफ्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं कार्डियक मसल्स की। ठीक है, ये भी मसल्स के एक टाइप है, स्केलेटल भी हमने पढ़ा, स्मूथ भी हमने पढ़ा। अब हम आते हैं किस चीज़ की तरफ, कार्डियक मसल की तरफ। यहाँ पर लिखा है इंटरकेलेटेड डिस्क, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज। Connect group of cardiac muscle. Allow the fiber in the group to contract and relax together. Allow heart to work as a pump. Intercalated disc का क्या मतलब? देखिए मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक मायोकार्डियल सेल्स हैं
ये दूसरा मायोकार्डियल सेल है और ये तीसरा मायोकार्डियल सेल्स है। तो इन मायोकार्डियल सेल्स को मिलाने वाले डिस्क, ये जो डिस्क है ना जिसने मायोकार्डियल सेल को मिला है, दिस डिस्क इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। ठीक है, इस इंटरकैलेटेड डिस्क का काम होता है कि इन दो सेल के दरमियान इंफॉर्मेशन को मतलब एक्सचेंज आउट करता है। ठीक है, तो इंटरकैलेटेड डिस्क अगर आपको दिया जाए कि इंटरकैलेटेड डिस्क कौन से सेल में होते हैं, मायोकार्डियल सेल्स में होते हैं यानी कार्डियक मसल्स में, या स्केलेटल मसल्स में, या स्मूथ मसल में, तो ये आपके पास कार्डियक मसल्स में होते हैं। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी नोट कर दे कि कार्डियक मसल्स के अंदर जो मायोकार्डियल सेल्स होते हैं ये वाहिद एक ऐसे मसल्स है जिसकी ज़रूरत नहीं है नर्व स्टिमुलेशन की, ये ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से कंट्रैक्ट्स और रिलैक्स होगा। ठीक है, तो बाहर के दूसरी बात ये भी नोट कर दे कि एक्स्ट्रा पॉइंट आउट ऑफ द स्लाइड, ठीक है, कि अक्सर जो हमारा जो फीमेल नहीं होते गर्ल सेक्शन, चाहे जो भी ये वीडियो देखे, तो उनसे हमारा एक रिक्वेस्ट है कि ठीक है ये जो कार्डियक सेल नहीं है इसको छेड़ना मत। अक्सर फीमेल होते हैं गर्ल्स, वो पहला हमारी बॉयज़ की ये जो कार्डियक मसल सेल है उसको पहला छेड़ देते हैं। ठीक है, तो बाद में फिर वो ट्रीट भी नहीं करता। तो हमारे दो रिक्वेस्ट है, ये तो पहले से इसको छेड़ना मत, या अगर एक बार छेड़े ना तो फिर दोबारा इसको क्या करना है, प्रॉपरली ट्रीट भी करना होगी एट द एंड तक। ठीक है, अच्छा दूसरा है सेल्फ एक्साइटिंग। सेल्फ एक्साइटिंग डज नॉट नीड नर्व स्टिमुलेशन टू कंट्रोल नर्व स्पीड आर स्लो डाउन। अच्छा दूसरा है हमारे पास सेल्फ एक्साइटिंग डज नॉट नीड नर्व स्टिमुलेशन टू कंट्रोल। जाहिर सी बात है, मैंने अभी भी बात की, देखिए ये जो मायोकार्डियल सेल्स है, कार्डियक मसल्स, ये वाहिद ऐसे मसल्स है जिसके लिए नर्व स्टिमुलेशन की ज़रूरत नहीं है, ये खुद बहुत ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट भी होती है, रिलैक्स भी होती है। लेकिन ज़रूर देखिए कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें नर्व स्टिमुलेशन रिक्वायर होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखोगे कि जब कोई बंदा फर्स्ट टाइम अगर उसको कोई लड़की पसंद आ जाए ना, तो उसको फिर मैसेज करना, किसी से व्हाट्सअप नंबर ले आ जाते तो फिर उसको मैसेज करना, मैसेज करवा देते। और आपको पता है कि जब फर्स्ट टाइम आप किसी लड़कियों को मैसेज करते हैं ना, अपनी गर्लफ्रेंड को या कोई गर्ल्स बॉयज़ को मैसेज करना चाहते, तो उसको टैचिकार्डिया होती है, उसकी हार्ट रेट काफ़ी इंक्रीज़ होते हैं। पहले तो मैसेज नहीं कर सकता, जब एक बार मैसेज कर लेते तो उसकी हार्ट जो है ना टैचिकार्डिया इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि बस क्या, वो क्यों, अभी तो मैंने बात की कि वो तो मसल है ना, ये कार्डिक मसल सेल, या तो सेल्फ एक्साइटिंग है। तो अब दूसरी बात ये है, तो अगर आप गर्लफ्रेंड को या एक बॉयफ्रेंड को मैसेज करते तो क्यों एक बंदे को टैचिकार्डिया होती है, ये टैचिकार्डिया क्यों होते है? तो जाहिर सी बात है टैचिकार्डिया की अगर हम बात करें इसलिए होते क्योंकि फिर हमारा जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है वो स्टिमुलेट हो जाता है, एपिनेफ्रॉन की सिक्रीशन होती है। ठीक है, वो आ जाते हैं मायोकार्डियल सेल पे, वो उसकी रिदम को इंक्रीज़ करते हैं, क्योंकि हमें वो लड़कों को या लड़कियों को डर लगती है कि कल ऐसा हो हमारी यूनिवर्सिटी में ये बंदा जाए और एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे ऊपर कंप्लेंट कर देंगे, तो कंप्लेंट कर देंगे सारे लोगों को पता चलेगी। तो मतलब ये है ना कि ये क्या है आपके पास, ये एक सेल्फ एक्साइटिंग है। अगर एमसीक्यूज आ जाए कि कौन सा मसल्स है जो सेल्फ एक्साइटिंग है, उसके अंदर सेल्फ एक्साइटेशन की एबिलिटी है, क्या स्केलेटल है, वो स्मूथ है, वो कार्डियक है, तो आपके पास कार्डियक है। ठीक है, तो अच्छा दो बात है ना, इसको आप सॉरी फॉर दैट कि मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बात करना चाहता हूँ, दो बात याद रखें, ये मेरा पर्सनल एडवाइस है आप लोगों का। कभी भी लाइफ के अंदर जब आपको कोई बंदा पसंद आ जाए, तो उसको मेरा पर्सनल रिव्यू ये है कि अगर आपको लगता है कि ये मेरी लाइफ लॉन्ग रिलेशन नहीं हो सकी, तो बिल्कुल उस मैसेजेस वगैरह नहीं करना चाहिए उसको, क्योंकि अगर आप मैसेज करें ना तो पूरी लाइफ आप भी डिस्टर्ब होंगे, वो भी डिस्टर्ब होगा। तो जो चीज़ आपको पसंद आ जाए कोशिश करें कि उसको इग्नोर करें अपने माइंड के अंदर, और उसके ऊपर इंस्टेड ऑफ दैट कि आप उसके ऊपर फोकस करें। ठीक है, क्योंकि फोकस तो आपकी पढ़ाई ही है। अच्छा, अब हम आते हैं कि द टाइप ऑफ मसल टिश्यू, तो जो हमारे पास कार्डियक मसल्स है। ठीक है, तो कार्डियक मसल्स में आपके पास क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर दो तरह के होते हैं, एक आपके पास होते हैं एसिटाइलकोलिन, दूसरा आपके पास होते हैं नॉरएपिनेफ्रॉन। तो एसिटाइलकोलिन का काम है कि वो कि आपके हार्ट रेट को कम करना, लेकिन नॉरएपिनेफ्रॉन का काम है कि वो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना। तो ये एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसा
कि जो एसिटाइलकोलिन है, सारी एसिटाइलकोलिन का काम है कि वो आपके हार्ट रेट को डिक्रीज़ करता है, लेकिन नॉन एपिनेफ्रान का काम है कि वो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है। मिसाल जब आप अपने गर्लफ्रेंड को मैसेज करते हैं तो उस वक्त आपके अंदर नॉर एपिनेफ्रान सीक्रेट हो जाते हैं, लेकिन अगर एक बार वो आपका फ्रेंड हो जाए ना, फिर आपकी हार्ट रेट स्लो हो जाती है। एसिटाइलकोलिन जब वापस रिप्लाई देती है आपको, कोई गर्ल्स के जी भाई जी ब्रदर कहे, कोई आर्डर है, कोई खिदमत है, हमारी लाइक तो कर ले, तो फिर डायरेक्ट आपके अंदर एसिटाइलकोलिन सीक्रेट हो जाते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपके अंदर नॉर एपिनेफ्रान, ठीक है। और बाई कहने से तो फिर बंदा कोल्ड ही हो जाता है। अच्छा, अब आ जाते हैं अप्लाई यूर नॉलेज, अपना नॉलेज को क्या कर दो, अप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर हम अप्लाई कर दें कि सेल्फ, यहाँ पर कुछ लिखा है, ये जो एमसीक्यूज़ है, ठीक है, यहाँ पर सेल्फ एक्साइटिंग, कंट्रैक्टिंग रिस्पांस और ABC, ये उसके साथ ऑप्शन है। अब सेल्फ एक्साइटिंग मैंने आपको बताया था कि कौन सा मसल है जिसके अंदर सेल्फ एक्साइटेबिलिटी है, वो है आपके पास कौन सा, कार्डियक मसल, ठीक है। वो कौन सा मसल्स है जिसके अंदर क्या है, सेल्फ एक्साइटेशन एबिलिटी है, वो आपके पास कार्डियक मसल, ठीक है। अगर वो कौन सा मसल्स है जो एसिटाइलकोलिन की रिजल्ट में कंट्रैक्ट हो जाते हैं, कंट्रैक्ट इन रिस्पांस टू एसिटाइलकोलिन, तो वो आपके पास है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल्स कौन से मसल्स है, वो मसल्स है जो एसिटाइलकोलिन जब सीक्रेट होता है फ्रॉम द न्यूरॉन तो स्केलेटल मसल्स कंट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कि स्टिमुलेट ईच अदर टू कंट्रैक्ट, ठीक है, तो अगर हम देखा जाए स्मूथ मसल्स वो मसल्स है जो ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट होता है, इनवॉलेंटरी कंट्रैक्ट भी होती है और रिजल्ट क्या होती है, मतलब रिलैक्स भी होती है, ठीक है। पेरास्टालिसिस कौन से मसल्स के अंदर होती है, पेरास्टालिसिस का मतलब कि फूड का एक प्रॉपर डायरेक्शन में मूवमेंट होना, ठीक है। अब वो कौन से मसल्स में होते हैं, स्मूथ मसल में, जिस तरह के हमारे इसोफेगस के अंदर था, इसोफेगस के अंदर भी पेरास्टालिसिस होती है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी पेरास्टालिसिस होती है, तो पेरास्टालिसिस स्मूथ मसल का काम है। वो कौन से मसल्स है जो एसिटाइलकोलिन की वजह से वो उसकी जो मूवमेंट होता है वो स्लो हो जाता है, तो आपको पता है कि वो आपके पास कार्डियक है, जो अभी हमने पढ़ा एसिटाइलकोलिन के रिजल्ट में हार्ट रिदम है वो स्लो, लेकिन नॉर एपिनेफ्रिन के रिजल्ट में वो इंक्रीज हो गया। और वो कौन से मसल्स है जिनका मूवमेंट है वॉलेंट्री मूवमेंट, तो आपको पता है कि वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है क्या है, स्केलेटल मसल है, ठीक है। तो ये आपके पास MCQs थे, कुछ MCQs थे सेल्फ एक्साइटिंग, तो इसको आप अपने कापी और नोटबुक के अंदर नोट करें। ये जितना भी लेक्चर हमने पढ़ा हर लेक्चर के साथ रिलेटेड MCQs होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल की। सबसे पहला स्केलेटल मसल, द मेजर कंपोनेंट ऑफ मस्कुलर सिस्टम का जो मेजर्स मसल है वो स्केलेटल मसल। MCQs में आपको दिया जा सकते हैं कि मस्कुलर सिस्टम का जो मेजर मसल्स है वो क्या है, वो आपके पास कार्डियक मसल्स है, वो आपके पास क्या है, स्मूथ मसल्स है या स्केलेटल मसल है। तो याद रखिए मस्कुलर सिस्टम का जो मेजर्स मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स है। दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQs, नोट कर दे अपने कापी के अंदर, नोटबुक के अंदर। कंपोजिशन याद रखिए, स्केलेटल मसल्स का नेचर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है। स्केलेटल मसल टिश्यू मुख्तलिफ जगह पर मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके साथ जिस तरह के हमारे साथ बोन है ना, तो बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है, तो बोन के साथ स्केलेटल मसल की कनेक्शन होते हैं बाय मीन्स ऑफ टेंडन। और दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं है स्केलेटल मसल्स के साथ हमारी ब्लड वेसल्स के साथ भी उसकी कनेक्शन होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर ये ब्लड वेसल्स हैं और ठीक है, दिस आर द ब्लड वेसल एंड दिस आर द स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल्स और ब्लड वेसल्स के अंदर भी कनेक्शन होती है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है हमारे पास स्केलेटल मसल की जो कनेक्शन है वो नर्व्स के साथ भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये स्केलेटल मसल्स है और ये नर्व है, तो नर्व्स और स्केलेटल मसल की कनेक्शन भी, क्योंकि स्केलेटल मसल्स को तो नर्व सप्लाई होगा, तो इन तमाम के साथ उसकी कनेक्टिव टिश्यू का मतलब जिस तरह के बोन जॉइंट के साथ भी उसकी कनेक्शन होती है, इसके साथ साथ ब्लड वेसल्स के साथ भी वो कनेक्ट में होते हैं, नर्व्स के साथ भी वो कनेक्ट में होता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें
किस चीज़ की स्ट्रक्चर कनेक्ट टू टिश्यू कवरिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं फेसिका की। कवर एंटायर स्केलेटल मसल सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। इसका क्या मतलब, मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक स्केलेटल मसल है, पूरा एक मसल्स बाइसेपस मसल है, और लेट सपोज ये दूसरा स्केलेटल मसल है, फॉर एग्जांपल ये बाइसेपस मसल है और ये आपके पास ट्राइसेपस मसल है। तो इन दोनों इस मसल्स के ऊपर जो लेयर्स है ना, दिस लेयर आर कॉल्ड फेसिका। जो एक मसल से दूसरे मसल्स को सेपरेट करते हैं, कंप्लीट मसल, ठीक है। बाइसेपल एक कंप्लीट मस्कुलर टिश्यू है, ट्राइसेपल अपने लिए एक कंप्लीट मस्कुलर टिश्यू है। तो बाइसेपस और ट्राइसेपस को सेपरेट करने वाला जो लेयर्स है, दिस लेयर इज कॉल्ड फेसिका, ठीक है। एक होता है टेंडन। अ टेंडन अ टफ कार्ड लाइक स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ फाइबर्स कनेक्टेड टिश्यू कनेक्ट मसल्स टू बोन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एमसीक्यूज। टेंडर क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर ये आपके पास है बोन, दिस आर बोन, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, दिस आर मसल, दिस आर मसल। और मसल्स और बोन को कनेक्ट करने वाला वो कार्ड, इस कार्ड को हम कहते हैं टेंडर। जो मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास है टेंडर। तो ठीक है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें। एक होते हैं एपीन्यूरोसिस। एपीन्यूरोसिस अ टफ शीट लाइक स्ट्रक्चर दैट मेड ऑफ फाइबरस कनेक्ट टू टिश्यू अटैच मसल टू अदर मसल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या मतलब, देखिए मिसाल्स के तौर पर ये आपके पास एक मसल्स है और ये आपके पास दूसरा मसल्स है, और इस एक मसल्स को दूसरे मसल्स के साथ मिलाने वाली चीज़ को कहते हैं एपिन्यूरोसिस। देखिए एक होता है फेसिका, एक होता है एपिन्यूरोसिस। वो तो जाहिर सी बात है, इस कंप्लीट मसल्स के ऊपर फेसिका होगा, ठीक है। या फॉर एग्जांपल चल अगेन एक डायग्राम से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक मसल है, ठीक है, और ये एक मसल है। तो इस मसल्स के बाद पहला क्या होगा, फिसिका। यहाँ पर भी क्या होगा, फिसिका। लेकिन इन फिसिका के बावजूद यहाँ पर जो मिलाने वाली चीज़ है, ठीक है, दिस आर कॉल्ड एपिन्यूरोसिस, ठीक है। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग की, एपीमाइसियम क्या होता है, पेरीमाइसियम क्या होता है, और एंडोमाइसियम क्या होती है। ईपीमाइसियम, ईपी मीन्स अबाव, लेकिन एंडो मीन्स इनसाइड। ईपीमाइसियम अ थिन कवरिंग दैट इज जस्ट बिलो द फेसिका ऑफ मसल एंड सराउंडेड द एंटेरियर मसल। ईपीमाइसियम क्या क्या मतलब, देखिए ये आपके पास एक मुकम्मल मसल है, बाइसेपस मसल। तो बाइसेपस मसल देखिए ये आपके पास एपीफिसा है। तो एपीफिसा के नीचे, एपीफिसा के नीचे क्या होता है, एपीमाइसियम होते हैं। क्या होता है, एपीमाइसियम। एपीमाइसियम देखिए फेसिकिया या फेशिया के बिलो क्या होते हैं, एपीमाइसियम होते हैं, जिसने एंटायर मसल्स को कवर किया, तमाम मसल्स को क्या, पूरे मसल्स को कवर किया गया है। दिस आर कॉल्ड एपीमाइसियम, ठीक है। अब पेरीमाइसियम अ कनेक्टिव टिश्यू दैट डिवाइड अ मसल इनटू सेक्शन कॉल्ड फेसिकल्स। पेरीमाइसियम क्या होते हैं, पेरीमाइसियम उसको कहते हैं जिसने मसल्स को सेक्शन में डिवाइड किया गया है। मिसाल के तौर पर अगर ये आपके पास मसल्स है, तो यहाँ पर एक स्मॉल स्मॉल यूनिट्स होते हैं मसल्स के, ठीक है। तो इसी स्मॉल स्मॉल यूनिट को सेपरेट करने वाले को कहते हैं पेरीमाइसियम्स। एक पूरे बाइसेपस मसल्स के अंदर पर फर्दर मसल्स होते, मसल टिश्यू होते, तो एक पार्ट ऑफ मसल्स को दूसरे पार्ट से सेपरेट करने वाले को पेरीमाइसियम्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें एंडोमाइसियम, कवरिंग अ कनेक्टिव टिश्यू दैट सराउंडेड इंडिविजुअल मसल सेल। देखिए अब एक बात सुने, ठीक है। एक देखिए दिस आर सिंगल मसल सेल, दिस आर सिंगल मसल सेल। तो जो सिंगल मसल सेल्स के ऊपर है उसको कहते हैं एंडोमीसियम या एंडोमाइसियम, ठीक है। लेकिन पैरामाइसियम, पैरामाइसियम्स के अंदर ऐसा एक ग्रुप ऑफ मसल सेल्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ मसल सेल्स होते हैं, उसको कवर करने वालों को पेरीमाइसियम्स कहते हैं। और एपीमाइसियम जो पूरा बाइसेपस मसल्स को जिसने कवर किया गया है अंडर द फेसिका, तो उसको हम कहते हैं एपीमाइसियम। तो एमसीक्यूज आएगा कि जो सिंगल मसल सेल को कवर करने वाला मेम्ब्रेन है वो क्या है, वो आपके पास एंडोमाइसियम या एंडोमीसियम है, ठीक है। अब अगर हम बात करें
यहाँ पर जो MCQs दिया गया है, अप्लाई योर नॉलेज, मैच द फॉलोइंग, ये MCQs हैं, ठीक है। ये आपके पास MCQs है, ये उसके पास ऑप्शन है। लिखा गया है कि 3 कवरिंग अंडर द फेसिका दैट सराउंडेड द मसल्स, फेसिका के बिलो, अंडर, वो लेयर जिसने पूरे मसल्स को सराउंड किया गया है, उसको हम कहते हैं कौन सा, उसको हम कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, एपिमाइसियम, जो अभी हमने पढ़ा। MCQs नंबर 2 है, सेपरेट मसल फ्रॉम ईच अदर, जो मसल्स को एक दूसरे से सेपरेट करता है उसको हमारे पास कहता है एंडोमीसियम। सेपरेट मसल्स फ्रॉम ईच अदर, जो मसल्स को सेपरेट करता है उसको हम कहते हैं एंडोमीसियम, ठीक है। कनेक्ट मसल टू बोन, जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं टेंडन। मसल्स और बोन को कनेक्ट करने वाली जो राड होता है उसको हम कहते हैं टेंडन, ठीक है। कनेक्ट मसल टू बोन, जो मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करती हैं वो आपके पास है पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करती है, तो उस मेम्ब्रेन को कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, पेरीमाइसियम। देखिए टेंडन जो है ना, ये एक कार्ड्स होते हैं, टफ कार्ड, लेकिन पेरीमाइसियम एक सिंपल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। अगर हम देखा जाए एक और MCQs को, डिवाइड अ मसल्स इनटू सेक्शन कार्ड फेसिकल्स, डिवाइड अ मसल्स इनटू सेक्शन इज कार्ड फेसिकल, दिस आर आल्सो कॉल्ड एंडोमीसियम। अच्छा है, सराउंडेड इंडिविजुअल मसल सेल, जिसने एक सेल को कवर किया गया है उसको हम कहते हैं, जिसने एक सेल को कवर किया गया है उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम, ठीक है। और जो अटैच अटैच क्या लिखा है यहाँ पर, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, बाहर के जो भी हैं इसको भी आप लोग सर्च करें, ठीक है। यहाँ पर है अटैचमेंट एंड एक्शन ऑफ स्केलेटल मसल, तो स्केलेटल मसल्स की अटैचमेंट किस तरह होती है और उसका एक्शन किस तरह होती है, अभी हम ये डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ जाए तो हमारी वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। और दूसरी बात ये कि अभी जो हमारे चैनल है, फर्स्ट सेमेस्टर के वीडियो तो बहुत कम है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के आनवर वीडियो आप लोगों को अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं कोशिश करूँगी अगर टाइम मिले तो फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी। और बी रिमेंबर, ये जो वीडियो है ना, आप तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि ये न्यू स्लाइड है और ये अभी तक यूट्यूब पर किसी ने अपलोड किया ही नहीं, ताकि ज़्यादा लोगों को ये फ़ायदा पहुंचाए। क्योंकि अभी 19 मई 2023 पे अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ इसको शेयर करें। बाकी स्लाइड के ऊपर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, आबाद रहे। और अगर हमारी लेक्चर में कोई ऐसा एक्स्ट्रा पॉइंट हो जो आपको अच्छा ना लगा हो, ठीक है, अनएथिकल लगा हो, तो उस पर मैं सॉरी नहीं बल्कि आप लोगों को एक्सट्रीमली सॉरी कहूँगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।